A very good morning, all of you. Class 9, subject Social Studies, Civics, chapter number 2nd. The book name is Democratic Politics, chapter 2nd, Constitutional Design. We have started the chapter. Now, I gave you the introduction of this chapter. मैंने आपको बता दिया था चैप्टर क्या है और किसके बारे में है. And we have discussed the point democratic constitution in South Africa. And as you know, डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों होती है, अभी हमें वो देखना है. Why do we need a constitution? Today's module is the need of or importance of the constitution. We have to explain that why do we need a constitution or government or legislation, rules and regulations, laws, court, judiciary system to maintain a discipline. Overall, we have a one answer, that is to maintain peace and discipline. So that's why we need government and constitution. अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है, लॉ नहीं होगा, किसी भी तरह का अगर डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो क्या हो सकता है, कुछ भी जो हम मेंटेन कर रहे हैं आज की टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, लॉ को, डिसिप्लिन को, पीस को, ये सब कुछ मेंटेन नहीं हो पाएगा अगर लॉ नहीं हुआ तो. दैट इज़ द वेरी ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस. मैंने आपको ये सारा जो चैप्टर था वो बता दिया था. स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, ये जो ब्लैक एंड वाइट वाला डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, हम ये भी देख चुके थे. नाउ हमें आज एक नया टॉपिक देखना है. वो क्या है? द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या देखनी है? पूरी की पूरी नीड देखनी है. दिस साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशंस डू. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका. और क्यों है वहाँ पे ज़रूरत? द ऑपरेशर and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. They had their fears. They wanted to safeguard their interest. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority, the rule substantial social and economic rights. The white minority was taken to protect the privileges and property. The same thing as I told you that जो black people हैं, they are like a slave and they have to do the slavery, and the white people in the minority, so that's why they are a ruler or king. वहाँ पे क्या चल रहा था साउथ अफ्रीका में? जो पब्लिक इवन जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस पर भी राइट नहीं था ब्लैक पीपल का. उस पर भी माइनॉरिटी जो थी उनका राज था. माइनॉरिटी का मतलब होता है वाइट पीपल. आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस both parties agreed to compromise. The whites agreed to the principle of majority rule and that of one person one vote. देखो, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया था, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात हो गई थी, तब जाके कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और जो वाइट पीपल थे, माइनॉरिटीज़ थी, वो एग्रीड हो जाती है. कौन से बात पे? एक प्रिंसिपल पे. वो प्रिंसिपल होता है क्या? एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट. एक आदमी होगा और वो क्या करेगा? एक वोट देगा. दे ऑल्सो अग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स. द ब्लैक्स अग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल would not be absolute. They agreed that the majority would not take away the property of the white minority. अब यहाँ पे बात ये भी आ जाती है कि ब्लैक ने ये भी एग्री कर लिया था कि जो मेजॉरिटी रूल है वो पूरी तरह से ब्लैक का नहीं रहेगा, और वाइट ने भी मान लिया था कि हम भी पूरा रूल अपना अकेले का जो है डिसीज़न नहीं रखेंगे. और उन्होंने क्या किया था? मेजॉरिटी पे. और जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि
जो मेजॉरिटी पर्सन्स है, मेजॉरिटी का मीनिंग आप यही समझना, हमेशा हम ब्लैक पर्सन्स की बात करें, और माइनॉरिटी का मतलब होगा वाइट पीपल की बात करें, जो रूल करने की कोशिश कर रहे थे, जो ओपोज कर रहे थे वो थे ब्लैक, ठीक है। और जो ज़बरदस्ती ऑपरेस्ट करने का काम कर रहे थे वो थे कौन से, वाइट पीपल, ठीक है, प्रेस्टराइज कर रहे थे जो। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा कि पब्लिक जो है वो अपने अकॉर्डिंग किसी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकती है या खुद का घर एस्टेब्लिश नहीं कर सकती है। This compromise was not easy. How was the compromise going to be implemented even if they managed to trust each other? What was the guarantee that this trust will not be broken in future? And this is also the compromise and the deal that this kind of trust will not be broken, means future में ये जो promise हो रहे हैं, ये जो compromise हो रहे हैं, ये जो deals हो रही हैं, इसको break नहीं किया जाएगा। The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by. और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ भी जाती है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, कि सडनली या सेपरेटली कोई एक माइनॉरिटी या मेजॉरिटी कोई एक डिसीजन ले लेता है। ऐसे सिचुएशन में दोनों मिल के कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दीज रूल्स ले डाउन how the rulers are to be chosen in future. These rules also determine what the elected governments are empowered to do and what they cannot do. Finally, these rules decided the rights of the citizen. Finally क्या होता है, ये decision ले लिया जाता है that we have to make some kind of rules and regulations and the rights also for the people and local citizens. So this is what the South Africans did. ये सारा सिस्टम था जो साउथ अफ्रीकन ने क्या किया था, बनाया था। एंड दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स ऑल्सो। और अब मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज़ जो थी वो सारा क्या कर रही थी, एग्री कर रही थी इस चीज़ पे, इस बात पे, इन सारे कंडीशंस पे। दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दीज। अब कोई भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो माइनॉरिटी की आती है या गवर्नमेंट की आती है, ये जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं इनको मना नहीं करेगी कभी भी किसी भी कंडीशन के अंदर। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। दिस काइंड ऑफ सेट, दिस सेट मतलब ये जो इस तरह का सेटअप बनाया था उन्होंने, जो ये रूल्स रेगुलेशंस का जो एक बंच बनाया था, इसमें ये कहा, इसी को क्या नाम दे दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन का। Constitution making is not unique to South Africa. Now, the process of constitution making is not the unique or another thing or unknown thing for the South Africa. Every country has diverse groups of people. Their relationship may not have been as bad as that between the whites and the blacks in South Africa. But all over the world, people have differences of opinion and interest, whether democratic or not. Now listen, दिस इज़ अनदर थिंग। यहाँ पे ये बताया जा रहा है डेमोक्रेसी आ गई है तो यहाँ पे सबके अपने अपने सोच होगी, अपने अपने ओपिनियंस होंगे, इंडिविजुअली इंटरेस्ट होंगे, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही क्या होगा, कोई भी डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। एंड द मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स ऑल्सो। देखो कोई भी कंट्री हो वो डेमोक्रेसी को फॉलो करती है या नहीं करती है, बट कुछ बेसिक रूल तो सब में होते ही होते हैं, और यही चीज़ यहाँ पे भी थी। दीज अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट्स, एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, a cooperative society or a political party. अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया, बट इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसको लीड कौन करेगा? इसको लीड करने के लिए बोल दिया गया कि एक पर्टिकुलर कॉलोनी में या कहीं ना कहीं इसके क्लब बनाए जाएंगे रीजनल एरियाज़ में, और वहाँ पे क्या हो सकता है
वहाँ पे इसको लीड करने का काम या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगी, जो प्राइवेट भी हो सकती है, जो गवर्नमेंट की भी हो सकती है, या दोनों से लिंक्ड अप भी हो सकती है, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टीज इसको लीड करने का काम करेगी। दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोई भी जगह हो, सब जगह क्या चाहिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। Now, the making of the Indian Constitution. Now we have to see about our Constitution, the Indian Constitution. क्या दिक्कतें आ रही थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में? कुछ इसका एक शॉर्ट इंट्रो मैं आपको बता देती हूँ। सी, इंडिया फ्री कब हुआ था? 1947 में, ठीक है, 1947 में हुआ था। और इंडिया का जो रिपब्लिक डे होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई वाला टाइम क्या था? 26 जनवरी 1950 को। तो इतना टाइम लग गया था। कितना टाइम हम बात कर सकते हैं इसमें? इसमें हम बात कर सकते हैं 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज़ का जो टाइम था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था पूरा, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में इतना टाइम लगा था, उसके पीछे भी क्या रीज़न था? उसके पीछे भी रीज़न था डाइवर्सिटी, ठीक है। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेज। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए। वजह क्या थी? इंडिया में देखो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कास्ट कैटेगरी है, प्लस लैंग्वेजेस है, कस्टम ट्रेडिशन के बेस पे डिफरेंट टाइप के पीपल यहाँ पे हैं। तो इन सबको ध्यान में रख के क्या करना था? कोई भी रूल जो है वो बनाना था। आज भी अमेंडमेंट चलते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक के लिए बनाना था, जिसमें राइट्स भी दिए गए हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वहाँ पे फेसेस हुई थी। और आप ध्यान रखना इस चीज़ का, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1947 की। 1947 में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। 1947 में एक तरफ तो चीज़ें चल रही थी, क्या? इंटरनेशनल मीटिंग जो थी वो चल रही थी, एंड that was led by the पंडित जवाहरलाल नेहरू, that time of प्राइम मिनिस्टर। एंड सेकंड जो चल रहा था वो चल रहा था यूनिफिकेशन और इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का इंटीग्रेशन चल रहा था। इंटीग्रेशन मतलब समझते हैं? यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण, मतलब सारी कंट्रीज़ जो पूरी कंट्री थी, ठीक है, इंडिया की कंट्री जो थी उसमें सारे स्टेट्स जो है वो डाइवर्ट हो रहे थे, और जो अदर कंट्रीज़ थी लाइक स्पेशली पाकिस्तान जो था वो चाहता था कि इंडिया के बहुत सारे जो स्टेट्स है उसको किसी भी तरह से कवर करने की कोशिश कर ले। तो और बहुत सारे स्टेट्स एग्री भी कर रहे थे इस बात पे, वो सब एग्री होकर बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, हम पाकिस्तान में ऐड होना चाहेंगे या पाकिस्तान में जाकर मिलना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट चल रहा था वो चल रहा था यहाँ पे प्रोसीजर का, वो था क्या? प्रोसीजर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में जो है इतना टाइम लग गया था। तो आप समझ सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना या उसमें इतना सारा टाइम लगना जो था वो काफ़ी मुश्किल था, और वो क्यों था। So these were the all kind of difficulties and the circumstances. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. At that time of people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens. The country was born through a partition on the basis of religious differences. This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. As I told you, मैंने आपको बता दिया था कि इतनी ज़्यादा कंडीशंस ख़राब हो रही थी। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो काफ़ी डिस्प्यूट्स चल रहे थे इन दोनों के बीच में, एरियाज़ को लेकर के, पब्लिक को लेकर के, रूल्स को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें थी, ठीक है। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन
रिलेटेड वायलेंस, मतलब बॉर्डर को बनाने के चक्कर में इतने सारे लोग मारे गए थे। एंड इफ़ यू नो दैट, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए, वैसे गवर्नमेंट कुछ ऐसे डेटाज़ होते हैं उन्हें लीक नहीं करती, अदरवाइज़ हमेशा की बात है ये डेली बॉर्डर पे आज भी बहुत सारे सोल्जर्स की जान जाती है। मीन्स पाकिस्तान जो है वो इस तरह की चीज़ें करता रहता है। नाउ देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम। वेल यहाँ पे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखो बाहर कोई क्या करता है ये अनदर चीज़ है, इससे भी बड़ा मैटर जो है ये चीज़ें यहाँ पे इंटरनली बहुत पीस जो थी उसको हार्म हो रहा था बहुत ज़्यादा। इंडिया में बताते हैं ना, मतलब इंडिया में पॉलिटिक्स चलती भी इसीलिए ही है, और इंडिया में चलती भी पॉलिटिक्स ही है, पॉलिटिक्स का बेस भी पॉलिटिक्स है। मतलब क्या बनता है इसका, इंडिया में पॉलिटिक्स चलती है कास्ट, रिलीजन, कैटेगरी, इन सब के बीच में डिवाइड करना या डिस्क्रिमिनेशन डालना, इस तरह पे करके काफ़ी चीज़ें होती रहती है। अब तो आज के टाइम में बहुत लोग मैच्योर हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड हमारा काम क्या होता है। वी ऑल आर सिटीजन्स, वी हैव टू इलेक्ट द राइट पर्सन एंड सूटेबल पर्सन अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्री। हमें गवर्नमेंट में ऐसे अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना चाहिए खुद अपनी तरफ से, और वो पीसफुली अपना काम करेगा। एंड वी हैव टू ऑल्सो फुलफिल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो। हमें भी क्या करना है, अपनी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उनका ध्यान रखना है। एंड जस्ट बिल्ड अप एंड डेवलप योरसेल्फ, दैट इज़ इनफ। एंड स्पेशल वन थिंग, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। एंड जस्ट एन्जॉय योर लाइफ एंड एन्जॉय योर राइट्स। But the Britishers had left it to the rules of princely states to decide whether they wanted to merge with India or Pakistan or remain independent. मतलब ये जो ब्रिटिशर्स थे ये उनकी देन थी। उन्होंने ये राइट दे दिया था सबको, ये छूट दे दी थी कि भाई अगर कोई भी ये इंडिया कंट्री का कोई भी स्टेट ऐसा है, या तो वो क्या कर सकता है, पाकिस्तान में जा सकता है, ठीक है, या तो वो क्या कर सकता है, पाकिस्तान में जा सकता है, या फिर वो इंडिया में रह सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, खुद को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश या डिक्लेयर कर सकता है, अनाउंस कर सकता है। इज़ दैट पॉसिबल? अगर जैसा ऐसा हुआ भी था, जोधपुर के जो किंग थे जसवंत सिंह, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए मना कर दिया था कि मैं इंडिया में नहीं रहूँगा, मुझे इंडिपेंडेंसी चाहिए। हैदराबाद के निज़ाम ने भी ऐसा कहा था, और कई चीज़ें ऐसी हुई थी। सो इज़ दैट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है अगर आज जोधपुर कहता अपने आप को कि मैं बहुत एक अलग कंट्री बन गया हूँ और मुझे बनना है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी से जुड़े रहते हैं, आपको प्रोटेक्शन मिलता रहता है और आप अंडर में रहते हैं, लाइक लेह लद्दाख है, आज जब 370 वाला एक्ट अप्लाई हो गया था, उसके बाद में लेह लद्दाख ने भी डिमांड की थी इस चीज़ की कि हमें भी क्या किया जाए, यूटी में शामिल किया जाए। यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरीज़ में। वो सब उसके पीछे रीज़न क्या था? दैट इज़ द प्रोटेक्शन, ताकि हमें एक सेफ़ जगह मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए। तो ऐसे इंडिविजुअली नहीं होना चाहिए, लेकिन उस टाइम में सिचुएशन ही ऐसी थी। जो रजवाड़ास थे, रजवाड़ास यू नो प्रिंसली स्टेट्स, राजा वगैरह थे, उनको यही था कि नहीं, हमें हमारा किंगडम वापस मिल रहा है एंड वी हैव टू बिकम अ किंग। लेकिन ऐसा है कि जो इंडिया में रहना चाहता है उसे क्या करना होगा, उसे अपनी किंगशिप छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ अब किसका रूल आने वाला है, अब गवर्नमेंट का रूल आने वाला है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी। जब तक कंट्री ही एक नहीं होगी तब तक तो उन पे रूल्स और रेगुलेशंस क्या बनाए जाएंगे, तो नहीं पॉसिबल है। तो काफ़ी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, वी आर डिस्कसिंग दैट। The merger of these princely states was a very difficult and uncertain task. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. आज जैसा हम इतना सेफली फील करते हैं ना, इतना उस टाइम में पॉसिबल था नहीं। जस्ट सपोज़ और इमेजिन आप जिस स्टेट में रह रहे हो, उस स्टेट में अगर हम एक बहुत स्मॉल स्केल पे या स्मॉल लेवल पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, उस डिस्ट्रिक्ट में अगर
पर्टिकुलर एक एक एरिया, कॉलोनी या जिसको आप सोसाइटी बोलते हो, अगर वो इंडिविजुअली डिमांड कर ले इंडिपेंडेंसी की, इज़ दैट पॉसिबल कि एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, जैसे जयपुर है, ठीक है, जयपुर में भी त्रिपोलिया है, ठीक है, चांदपोल मार्केट है, त्रिपोलिया मार्केट है, इस तरह के एरियाज़ बने हुए हैं। जोधपुर में भी सेम है, आपको ऐसे ही गेट मिल जाएंगे, जैसे जालोरी गेट है, सोस्ती गेट, ये सब मिलते हैं जयपुर में, नागौर में, हर जगह पे ये गेट आपको मिल जाएंगे। तो अगर ये पर्टिकुलर कॉलोनीज़ जो हैं ये सब अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे, एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दे, तो कितनी मतलब सुनने में भी हंसी आ जाती है कि इज़ दैट पॉसिबल। अगर कर भी लोगे तो क्या आप उसको मेंटेन कर पाओगे? नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो ये इंडिया को इतना मतलब कैसे भी करके बाय हुक और बाय क्रुक, like a Bismarck in according to world history, and in Indian history we can take an example or Iron Man, that is the सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया था कि सारी जो कंट्री है वो एक हो चुकी है, क्योंकि सबको क्या हो रहा था ना, मतलब ऐसा हो रहा था, मतलब ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आई डोंट नो, बट एक सबको वो प्रॉब्लम हो रही थी कि नहीं, हमको तो क्या करना है, इंडिविजुअली बनना है। इंडिविजुअली मतलब समझ रहे हो, हमको अपना एक सेपरेट कंट्री बनाना है, मतलब एक स्टेट जिद कर रहा है कि नहीं मैं तो सेपरेट कंट्री बन जाऊंगा। जैसे अगर राजस्थान स्टेट है तो वो ये बोल रहा है कि मैं सेपरेट बन जाऊंगा कंट्री, और अगर स्टेट के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वो अपने आप को सेपरेट स्टेट डिक्लेयर करने की बातें कर रहा है कि नहीं मैं तो बिल्कुल एक किंगडम चलाने वाला बनने वाला हूँ, एक किंग बनेगा, एक जो है वो पब्लिक होगी और मैं उस पर राज करूँगा। मतलब आप ये बात कर रहे हो 19th सेंचुरी में, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और कुछ कुछ कंट्रीज़ को तो बड़ा शौक आ रहा था, जैसे हैदराबाद भी था, ठीक है, जम्मू कश्मीर भी था, इन सबको तो बड़ा शौक आ रहा था कि पाकिस्तान ने इन्विटेशन दे दिया है, आ जाओ और जो है पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ, एंड आई विल गिव यू द किंगशिप रूल इन आवर कंट्री। सो जबकि ऐसा है नहीं है ना, आज भी वहाँ पे किंगशिप रूल नहीं चलता है, वहाँ पे भी पब्लिक इलेक्शन करती है, गवर्नमेंट का रूल चलता है। तो उस टाइम में ऐसे सिचुएशन हो रही थी ना, ऐसे जब अगर कहीं इतना ज़्यादा डिस्प्यूट्स चल रहा है, इतनी ज़्यादा पार्शलिटी हो रही है, लोग इतना लड़ रहे हैं, लोगों की मेंटेलिटी ही मैच नहीं हो रही है, चॉइस मैच नहीं हो रही है, और ऐसे में सब लोगों को एक साथ कलेक्ट करना, इलेक्ट करना और एक गवर्नमेंट बनाना और उस गवर्नमेंट के लिए एक रूल्स रेगुलेशंस बनाना, दैट वाज सो डिफ़िकल्ट, इतना मुश्किल काम था। इसीलिए ये काम करने वाले जो थे मेन पर्सन, जिसका हम नाम लेते हैं, जिनका आज के टाइम में सबसे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बड़ा स्टैचू जिनका लगा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता, इसीलिए इनको कहा जाता है आयरन मैन, लोह पुरुष। मतलब आयरन बहुत स्ट्रांग होता है ना, उसको तोड़ नहीं सकते आप। तो यही वजह है कि इनको आयरन मैन कहा जाने लगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है। एंड रियली थैंकफुल, वी ऑल आर थैंकफुल टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड वी मस्ट बी, जस्ट बिकॉज ऑफ शायद हम कहीं ना कहीं बच गए हैं पाकिस्तान में जाने से या सेपरेट होने से। नाउ वी हैव अवर ओन गवर्नमेंट एंड एक सिक्योर लाइफ और फ्यूचर जो है आपका और आपकी फैमिली का, वो सब इनकी वजह से ही है। So I think that is enough for today, and we will continue our chapter in the next video. Till then, take care of yourself and thank you for the watching. Please use mask and stay home, be safe.